हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं अरुण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके सामने कुछ यूनिक से प्रश्न लेकर के आया हूं कि आज के प्रश्नों में आपको एक भी प्रश्न थ्योरी देखने को नहीं मिलेंगे। सारे के सारे प्रश्न नंबर बेस्ड हैं, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स के। तो चलिए देखते हैं उन प्रश्नों को कि कितना मज़ेदार प्रश्न है और कितना आसानी से ये सारे प्रश्न डील हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने जो है वो क्या है कि नीचे दिए गए एक फर्म के लिए सीमांत आगम, सर नोट करेंगे, सीमांत आगम को क्या कहते हैं हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू एमआर। अनुसूची से वस्तु की छठी इकाई कितनी सर, छठी इकाई के उत्पादन से कुल संप्राप्ति, सर जरा बता देंगे कि कुल संप्राप्ति क्या होता है। सर ये TR होता है, टोटल रेवेन्यू। संप्राप्ति को ही आगम कहते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। संप्राप्ति को ही क्या कहते हैं, आगम। तो TR क्या होगी सर, यही तो पूछा है, TR बराबर वाट। तो ज़रा बच्चों हमें बताएंगे कि क्या मैंने आप लोगों को TR बराबर नहीं पढ़ाया है। क्या होता है TR बराबर सिग्मा MR। क्या सर, सिग्मा MR। सिग्मा का अर्थ होता है बच्चों योग। क्या होता है, योग। अब हमें बोला है छठी इकाई के उत्पादन तक, तो सर छठी इकाई मेरा यहाँ है और इनके पहले ये जितने भी यूनिट आपको दिख रहा है, कौन, ये यूनिट किसका है, तो देखिए ये यूनिट सीमांत आगम का है, यानी MR का है, मार्जिनल रेवेन्यू का है। तो अब मेरा फॉर्मूला भी तो वही होता है कि सिग्मा MR, सिग्मा मतलब योग, तो MR को जोड़ दो छठी इकाई तक। तो ये हो गया सर 10 + 8 + 6 + 4 + 2 + 0। तो सर 10 8 18 6 24 28 2 30 इकाई। क्या हो गया सर, 30 इकाई। चलिए देखते हैं ऑप्शन में किस में है 30। तो सर हमारे सामने जो ऑप्शन है 2 10 30, सी नंबर में हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, कहता है किसी वस्तु के कीमत में 4% की कमी, कीमत में सर कितने प्रतिशत की कमी, 4% की कमी करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में क्या हो जाती है, 3% की वृद्धि। क्या हो जाती है सर, 3% की वृद्धि हो जाती है। तो पूर्ति क्या होगी, क्या होगी मतलब लोच का रिस्पेक्ट पूछा है। तो हम लोग जानते हैं सर कि ES बराबर होता है, जल्दी बताइए आप लोग, ES बराबर क्या फॉर्मूला, ES बराबर आपका हो जाता है पूर्ति में, यानी सर सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन, सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन बटे कीमत, यानी सर प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन। अब फॉर्मूला पर बैठाएंगे सर, तो सप्लाई में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ सर, 3%। और सर प्राइस में प्रतिशत परिवर्तन कितना हुआ है, 4%। तो हम देखते हैं कि सर हमारा प्रतिशत से प्रतिशत तो यूं ही कट जाएगा। अब 3 को 4 से जब भाग देंगे सर तो हमारा क्या आएगा, 0.75। क्या आएगा सर, 0.75, जो क्या है सर, 0.75 जो क्या है, ये आपका लेस देन 1 है सर। ये आपका क्या है, लेस देन 1। और जब 1 से नीचे होता है सर, ES जो है वो अगर लेस देन 1 होता है तो हमारा जो पूर्ति की लोच होता है सर वो क्या होता है, सापेक्षिक बेलोचदार होता है। क्या होता है सर, सापेक्षित बेलोचदार। पूर्णतया बेलोचदार मतलब हो गया सर पूरी तरह, यानी कंप्लीट परफेक्ट सर इन इलास्टिक हो जाएगा, परफेक्ट इन इलास्टिक। और ये सर हमारा है
कि ये 1 से कम हुआ है, लेकिन ये नहीं कि 0 हुआ है। तो 1 से कम हुआ है, तो उस स्थिति में हम लोग सर सापेक्षिक बेलोचदार कहते हैं, या सर सिर्फ बेलोचदार कहते हैं, या सर कम बेलोचदार कहते हैं, या क्या कहते हैं सर, इसको कम बेलोचदार कहते हैं। और ये हमारा जो है सापेक्षिक लोचदार, ये आपका सर ES ग्रेटर देन 1 होता है सर। और ये जो पूर्णतया लोचदार है सर, ये आपका ES बराबर सर इन्फिनेटिव होता है। और पूर्णतया बेलोचदार जो होता है सर, उसमें आपका ES का वैल्यू 0 होता है। क्या होता है सर? 0। तो चलिए हमने चारों ऑप्शन को देख लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है सर ये 3। देखिए ये क्या कह रहा है कि दो साधनों सरम L और पूंजी K के लिए उत्पादन फलन। तो सर हमारा पहला साधन जो है L दिया हुआ है, दूसरा साधन जो हमारा है सर वो K दिया हुआ है, और हमारा फलन का जो रिस्पेक्ट है वो क्या है सर, Q बराबर A पर पावर अल्फा इंटू K पर पावर बीटा है। तो पूंजी 0 इकाई के रोजगार से कुल उत्पादन क्या होगा? तो सर पूरा मामला ही यहाँ स्वाहा हो गया। रीजन क्या है सर कि पूंजी सर K बराबर यानी K का वैल्यू सर 0 दे दिया है। तो अगर हम K के पास 0 रखते हैं, 0 पर पावर बीटा, तो सर 0 पर पावर बीटा तो ये भी 0 हुआ, और 0 से A को गुना करेंगे तो ये भी 0 हो गया। यानी सर हमारा कंप्लीट क्या आ गया, प्रोडक्शन 0। क्योंकि सर पूंजी मान लीजिए हम साधन कितने तरह का इस्तेमाल कर दिए, लगा दिए, लेबर भी लगा दिए, और पूंजी सर फंसाए नहीं, पूंजी दिए ही नहीं कि रॉ मटेरियल्स लाए ही नहीं, या मजदूर के लिए धन रखे ही नहीं। तो उस स्थिति में सर हमारा प्रोडक्शन कहाँ से होने वाला है? तो इसलिए सर पूंजी ही क्या हो गया, 0 हो गया। और पूंजी ही 0 हो गया तो कोई चीज़ हम खरीद ही नहीं पाएंगे, व्यवस्था कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए सारा मामला ही क्या हो गया, मेरा 0 हो गया। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन ए में ही मिल गया आंसर 0। अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल हमारे सामने है कि दो साधन सरम L पूंजी के लिए, यानी पहला सर हमारा क्या दिया हुआ है L, और दूसरा दिया हुआ है सर क्या के लिए उत्पादन फलन 5L, यानी सर फलन Q बराबर हमारा दे दिया है 5L प्लस 3K। तो देखते हैं सरम और पूंजी की 100 इकाई, यानी सर ये दोनों का जो वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है सर, दोनों का वैल्यू जो दिया हुआ है, यानी आपका K बराबर L बराबर 100, कितना दिया हुआ है 100। क्योंकि सर स्पष्ट ही बोल दिया, यहाँ देखिए कि श्रम और पूंजी की 100 इकाई के रोजगार से वस्तु की खाली जगह अधिकतम होगी। तो सर यानी मेरा श्रम भी 100 इकाई है और पूंजी भी 100 इकाई है। चलिए देख लेते हैं। 5 इंटू सर L कितना है 100 प्लस 3 इंटू K कितना है सर 100। तो हमारा हो गया सर ये 500 प्लस ये 300। तो क्लियर आंसर जो आया मेरा वो 800। कितना आया सर 800। हमारे ऑप्शन सी में नहीं थे, इसलिए फाइनल आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल हमारे सामने है सर, बजट रेखा 3x प्लस 4y बराबर 20 की ढाल क्या होगी। तो उतना सर दिमाग ही नहीं लगाना है। हम लोग जानते हैं सर जो हमारा बजट लाइन होता है वो होता क्या सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आपका होता माइनस px बटे py, माइनस px बटे py। तो माइनस का सर माइनस रह गया,
एक्स के रिस्पेक्ट में कौन है सर, तो एक्स के रिस्पेक्ट में 3 है, तो यहाँ हो जाएगा सर -3 बटे वाई के रिस्पेक्ट में कौन है, तो 4 है, हो जाएगा 4। मेरा आंसर आ चुका है कि बजट लाइन का ढाल यही होगा -3/4। तो देखते हैं आंसर किस में है सर, आंसर सी में है। तो हो गया मेरा फाइनल आंसर सी। अब आगे देखते हैं सर अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है सर, माना कि एक बाज़ार में केवल 2 उपभोक्ता है, यानी सर इस बाज़ार जो दिया हुआ है आपके सामने इसमें मात्र 2 ही उपभोक्ता है, एक D1 और एक D2। तो देखिए कहता है एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दिया हुआ है, यानी सर पी जो प्राइस दिया हुआ है पी, इस पर सर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7वीं यूनिट तक की बात की गई है। और ये दोनों जो आपका है ये उपभोक्ता है, ये दोनों क्या है सर, उपभोक्ता है। बोलिए क्या है, उपभोक्ता है, यानी D1 D2। तो D1 1 रुपये पर 9 इकाई की मांग करता है और D2 24 इकाई की मांग करता है। और दूसरा कंडीशन सर इसमें बताया गया एक वस्तु के लिए जिनकी मांग को निम्न तालिका में दर्शाया गया है। तो कहता है वस्तु की कीमत 3 पर, किस पर सर, गौर से ज़रा देखिए, कीमत 3 पर बाजार मांग की मात्रा क्या होगी। तो सर बाजार मांग की क्या होती है मात्रा, सर मार्केट डिमांड जो होती है, मार्केट डिमांड बराबर सर सभी उपभोक्ता की, सर क्या बोलेंगे, सभी उपभोक्ता के मांगों का योग सर, सभी उपभोक्ता के मांगों की योग। तो मांगों की योग सर देखते हैं, तो ये उपभोक्ता तो सर 2 ही है और हमें बोला है कि कीमत 3 पर वस्तु की बाजार मांग, तो 3 मेरा ये रहा सर कीमत। इस पर D1 कितना मांग रहा है, 7, और सर D2 कितना मांग कर रहा है, 18। दोनों मिल के सर कितना मांग किया, 25। तो यही मेरा सर बाजार मांग कहलाया, यही क्या कहलाया सर, बाजार मांग कहलाया। तो चलिए देखते हैं कि मेरा जो फाइनल आंसर है वो किधर, ऑप्शन सी में ही है सर, किसमें, ऑप्शन सी में है हमारा 25। अब अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, कहता है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण, यदि किसी वस्तु की मांग वक्र का समीकरण कितना दिया हुआ है, Q = 15 - 2P, तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत 1 रुपये है सर, गौर करेंगे, यानी P का वैल्यू सर हमें मिल गया 1 है, होने पर वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी। तो सर समीकरण मेरे पास दे ही दिया है, क्या दिया है समीकरण, जल्दी बोलिए, कि सर Q = 15 - 2P, Q = 15 - 2P। तो ये रह गया सर मेरा 15 - 2 का 2, और P की जगह सर वैल्यू कितना डालेंगे, जल्दी बोलिए, 1 डालेंगे, तो हो गया सर ×1। तो देखिए ये 15 - 2, तो ये हो गया सर हमारा आंसर 13। तो देखते हैं, यानी 13 इकाई की वो मांग करेगा, कितना इकाई की मांग करेगा सर, 13 इकाई की। तो 13 मेरा ऑप्शन बी में है, किस में है सर, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं सर। अगला सवाल हमारे सामने है, ये कहता है सर निम्नलिखित तालिका एक उपभोक्ता के लिए कुल उपयोगिता तालिका है, क्या है सर, कुल उपयोगिता तालिका। यदि वस्तु की प्रति इकाई कीमत 5 रुपये हो, ध्यान देंगे सर, कितने, 5 रुपये हो, तो संतुलन की अवस्था में उपभोक्ता वस्तु की कितनी इकाई प्राप्त करना चाहेगा। यानी आपको सर सीमांत का रिस्पेक्ट मांग रहा है, MU बराबर मांग रहा है, क्या मांग रहा है सर, MU बराबर मांग रहा है। हम लोग जानते हैं सर कि एक उपभोक्ता संतुलन की अवस्था में तब होता है जब वह अपनी राशि जो रुपया खर्च करता है सर, उससे वो अधिकतम
मैक्सिमम सर, क्या सर, वो मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करना चाहता है। क्या प्राप्त करना चाहता है? मैक्सिमम यूटिलिटी। अब सर सवाल आता है कि ये सवाल में हम लोग मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे प्राप्त करें, वो भी सर कहाँ पर? 5 रुपये की अवस्था पर। सर वस्तु की जो इकाई है वो प्रति इकाई कीमत 5, यानी 5वीं अवस्था पर देखना सर, जब वस्तु की कीमत 5 रुपये था तो उस दौरान देखेंगे सर 5वीं इकाई पर। तो देखिए ये क्या बता रहा है, तो हम लोग देख लेंगे सर कि MU बराबर होता है, फॉर्मूला आप लोग को पढ़ाया गया होगा, TUN माइनस TUN-1। ये चीज़ आप लोगों को पढ़ाए होंगे। तो इनमें सर देखिए पहला जो हमारा दिया हुआ है कि n का वैल्यू, प्रश्न में ही बोल दिया है सर कि n का वैल्यू जो है वो कहाँ पर, कि प्रति इकाई जब कीमत 5 हो सर, तो 5वीं यूनिट पर ही लेते हैं। तो हमारे सामने सर n कितना है, देखिए तो n बराबर हो गया मेरा कितना, 5। तो ये रहा सर TU 5 माइनस सर TUN-1। तो सर 5 मेरा n है, n में -1 करेंगे तो कितनी आएगी सर, 4 यूनिट। तो n-1 करेंगे, 4 मिला सर। अब देखिए सर 5वीं जो है, 5वीं इकाई पर मेरा TU कितना है, तो 5वीं इकाई जो है सर उस पर TU मेरा 36 है। कितना है, 36। माइनस चौथी इकाई पर देखिए कितना है, 4 है, सॉरी चौथी इकाई पर कितना है, 31 है। तो -31 करेंगे, और जब इसको माइनस करेंगे तो सर कितना मिल जा रहा है हमें, 5। तो हमारा जो MU निकला सर, कहाँ पर, MU हमारा जो निकला वो कितना निकला, 5। तो सर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अब देखते हैं सर। अगला सवाल ये बता रहा है कि एक वस्तु की पूर्ति वक्र को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। सही बात सर, दर्शाने दीजिए, मन था उसका दर्शाने का। अब कहता है सर इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान, नॉट मन, क्या सर, मान, कि इस पूर्ति वक्र से पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो सर हम लोग देखे हैं इस पर, अभी अपने अकॉर्डिंग हम लोग और एक रेखा खींच सकते हैं सर, एक रेखा यहाँ खींच सकते हैं, क्योंकि लोच की जो अवस्था होती है वो कितनी होती है सर, 5। कितनी होती है, 5। तो चलिए सर ये हमारे सामने हो गया चौथा, ये 5वां हो गया। क्या हो गया सर, 5वां। अब आगे देखेंगे सवाल सर। सवाल मेरा आगे क्या है कि सर ये पांचों का कंडीशन क्या होता है। तो देखिए जो जीरो से, मूल बिंदु से जो निकल करके आगे बढ़ता है सर, उसमें ES का वैल्यू आपका 1 होता है। क्या होता है सर, 1। और इसके बगल वाला जो पड़ोसी इसका होता है उसमें ES का वैल्यू जो होता है सर, उसमें ES का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू आपका ग्रेटर देन 1 होता है। और यहाँ जो वैल्यू होता है सर, ये आपका ES इजकल टू इन्फिनिटिव होता है। क्या होता है सर, ES इजकल टू इन्फिनिटिव। और ये जो जगह है आपका सर, ये सेंटर से राइट साइड पड़ोसी वाला सर, इसमें आपका होता है ES लेस देन 1, यानी 1 से कम। और ये जो स्थिति है सर, इस जगह पर ES इजकल टू 0 होता है। क्या होता है सर, ES इजकल टू 0। तो अब हम लोग सर ये 5 अवस्था जो हमारी लोच का है, किसको क्या कहते हैं सर, तो इसको हम लोग समलोचदार कहते हैं। क्या कहते हैं सर, समलोचदार कहते हैं। जब ES इजकल टू 1 हो जाए, ये सर हमारा 1 से अधिक होता है ES, इसलिए इसको अधिक लोचदार कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिक लोचदार कहते हैं। और ये सर कि इन्फिनिटिव अनंत है सर, इसकी बात ही जुदा है। इसलिए जब ES इन्फिनिटिव आ जाए तो सर इसको हम लोग पूर्णतया लोचदार कहेंगे सर। क्या कहेंगे, पूर्णतया लोचदार। की आपका
कीमत से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। जब चाहे सर पूर्ति बढ़ सकता है, घट सकता है, जितनी मात्रा में चाहे उतनी मात्रा में बढ़ सकता है और घट सकता है। अगला सर इधर बच गया नीचे तरफ 2 कि सर 1 से कम, 1 से कितना है सर कम, तो जब 1 से कम रहेगा तो सर इसको हम लोग कम लोचदार कहेंगे। क्या कहेंगे सर? कम लोचदार कहेंगे। और जब सर ई एस बराबर 0 हो जाए तो 0 तो ऐसे सर हीरो होता है, लेकिन यहाँ हीरो नहीं सर, यहाँ पूरी तरह यानी पूर्णतः बेलोचदार होती है। क्या होती है सर? पूर्णतः बेलोचदार। आपके डायग्राम पर मैंने कुछ लिखा नहीं था, चलिए लिख देते हैं। ये x, ये 0, ये y। सर इधर आपका कीमत होता है और इधर सर पूर्ति की मात्रा होती है। क्या होती है? पूर्ति की मात्रा। तो ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। ये बोल रहा था सर, तो इस रेखा के बारे में पूछ रहा था ये कि इस रेखा पर पूर्ति की कौन सी अवस्था होगी लोच पर। तो हम लोग देखें सर कि यहाँ पर लोच की अवस्था है समलोचदार, और जब इधर आ जाता है 1 से अधिक हो जाता है तो बोलेंगे सर अधिक लोचदार। क्या बोलेंगे? अधिक लोचदार। तो सर ऑप्शन में देखिए कहाँ है कि 1 तो ये होगा ही नहीं, 1 तो सर बीच वाला होता है, 0 0 तो सर यहाँ होता है x अक्ष के लास्ट वाला। 1 से अधिक, हाँ ये बात है सर, क्योंकि ये सेंटर वाला 1 होता है, इसके बगल वाला 1 से अधिक होता है। मेरा फाइनल आंसर ऑप्शन सी है। अब चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। क्या कहता है सर? कोब डगलस। ओह बाप रे, कोब। सर जब सारा हिंदी से था तो इसे क्या अंग्रेजी छलका के बाहर लाना ज़रूरी था? चलिए मैंने हिंदी से लिख दिया। कहता है सर कोब डगलस उत्पादन फलन। ओ बाप रे, एक के साथ एक आप लोगों को यहाँ फ्री मिलता है। चलिए मैं इसे उड़ा दिया। कहता है सर कोब डगलस उत्पादन फलन Q इजकल टू आपको दे दिया है कि AL पावर अल्फा इंटू के पर पावर बीटा यानी बी लिखा गया, चल रहे हैं दीजिए कोई बात नहीं। कहता मैं पैमाने का ह्रासमान, क्या सर किसका? पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल प्राप्त होगा। तो देखिए कौन सा प्रतिफल प्राप्त होगा सर? तो इसे एक शॉर्ट रेंज आपको बताते हैं कि जो भी सर वैल्यू ए दिया हो, अल्फा दिया हो, बीटा दिया हो या ए बी जो दिया हो, तो उनका वैल्यू सर क्या होना चाहिए? कम। ह्रासमान मतलब ये होता है सर, ह्रास मतलब कमी, तो कम होना चाहिए। किससे सर? तो कम सर जब भी होगा ये 1 से कमी होगा सर। इसका किससे कमी होगा? 1 से होगा। तो देखते हैं, पहला तो सर 0 के बराबर ये होगा ही नहीं सर। यहाँ दूसरा जो है कि ए और बी जब दोनों का वैल्यू मिला के देखा जाए सर, तो यहाँ वृद्धि है सर, यानी ये दोनों का वैल्यू 1 से बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा। और मैंने क्या कहा है सर? 1 से कम रहना चाहिए। ए और बी का वैल्यू जो है वो 1 से कम रहेगा सर, लेस देन रहेगा। तो देखिए हमारा ऑप्शन सी जो है कि ए और बी दोनों मिला करके जो वैल्यू है सर वो लेस देन 1 है। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। तो चलिए सर ये 10 सवाल जो बेहतरीन सवाल था, और मैंने कोशिश किया कि इसे बेहतरीन अंदाज से आप लोगों को समझा दे, आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया। तो चलिए अगर इनमें से एक भी सवाल आप लोगों को प्रॉब्लम करे, आप एक बार खुद से घर पर बना करके देखें। और अगर कोई सवाल आपको प्रॉब्लम करता है तो बेझिझक आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी बता सकते हैं कि सर हमें फ़लाने नंबर क्वेश्चन में फ़लाने जगह पर दिक्कत हुआ, तो मैं उन प्रश्नों को पर्सनली आपको डील करके बताएंगे। किसी भी अगले एपिसोड में डाल करके एक प्रश्न लेते आएंगे और फिर से आपका नाम लेकर के स्पेशली बताया जाएगा उन सवाल को। तो बिना डरे घबराए आप अपनी समस्याओं को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और इन सारे सवालों को आप इत्मीनान से घर में रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब आप लोग आराम से अपने तैयारी में लगे रहिए। मैंने ये टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों को कराया न्यूमेरिकल में। फिर अगला एपिसोड में देखते हैं कि थ्योरी लेके आते हैं या न्यूमेरिकल प्रश्न लेकर के आते हैं, तो वो डिपेंड करता है फ्यूचर टाइम पर। तब तक आप लोग बिंदास रहिए, मज़े में रहिए, पढ़िए
और इधर उधर मन को बहकाइए नहीं। आज मैंने आप लोगों को एक वीडियो क्लिप में सूचना भी दिया कि अभी हमारी जो एग्ज़ाम है वो अथर में ही लटका हुआ है कि क्वेश्चन पेपर तो प्रिंट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन पेपर पर जो मोहर मारेगा और प्लस जो उस प्रश्न पत्र को गोपनीय रखेगा, जो बच्चे ही जान पाएंगे कि कौन सा प्रश्न पूछा है, तो वो गोपनीय रखने के लिए हमारे जैक के पास अभी सेक्रेटरी है ही नहीं। तो जब सेक्रेटरी ही नहीं है तो प्रश्न पर मोहर किसका लगेगा, और मोहर नहीं लगेगा तो सर चीज़ें आगे कैसे बढ़ेगा। तो देखिए बोला है कि 30 तारीख तक अगर सेक्रेटरी का ज्वाइनिंग हो जाता है तो आप लोगों का एग्ज़ाम सर 7 तारीख तक संभव है, और अगर 30 तारीख तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाता है तो सर 7 या 9 तारीख, जो भी मैट्रिक और इंटर का था, मैट्रिक का शायद 7 से है और आप लोगों का 9 से है, तो 9 से सर आप लोगों का एग्ज़ाम होना संभव नहीं है अगर 30 तारीख तक जैक में नई सेक्रेटरी का चयन नहीं हो जाता है। तो ठीक है, आप लोग जाइए बिंदास से और चीज़ों पर लगे रहिए। दिमाग को अभी ये नहीं कहना है कि एग्ज़ाम नहीं होना है। जिस दिन दिमाग समझ लिया कि एग्ज़ाम नहीं होना है, उस दिन सर वो अलग दिशा, अलग रास्ता चुन लेगा और आपको दौड़ा दौड़ा करके परेशान कर देगा, फिर भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो चलिए मैं भी चलता हूँ, आप लोग भी चलिए और आराम से जाइए, चुपचाप पढ़िए।